साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में। सुपर टेट के लिए प्रैक्टिस सेट आप सभी लगातार देख रहे हैं इंस्टीट्यूट पर। आप सभी इसी प्रकार से लगातार मेहनत करते रहें और इंस्टीट्यूट के साथ लगातार जुड़े रहें। निश्चित ही आने वाली परीक्षा तक आप बेहतर कर पाएंगे। आइए जियोग्राफी की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस के साथ आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से या फिर आंध्र प्रदेश से? पहले प्रश्न के लिए आप सभी उत्तर करिए कि कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर गुजरती है। देखिए, कर्क रेखा जो है भारत को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में। और कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कभी कभी देखिए इनका क्रम भी पूछ लेता है, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम आपसे क्रम पूछ लेगा। तो देखिए पश्चिम से पूर्व इसका क्रम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा जो है गुजरती है। तो देखिए ऑप्शन सी में दिया है झारखंड। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड राज्य से। उड़ीसा नहीं होगा, उत्तर प्रदेश भी नहीं होगा और आंध्र प्रदेश भी नहीं होगा। पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरे प्रश्न के क्रम में आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय से, त्रिपुरा से, मणिपुर से या फिर मिजोरम से? चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आप सभी उत्तर करेंगे। किस राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश के साथ नहीं मिलती है? तो देखिए मेघालय की सीमा जो है बांग्लादेश के साथ मिलती है, त्रिपुरा के भी मिलती है और मिजोरम की भी मिलती है। तो देखिए बांग्लादेश के साथ मणिपुर की सीमा नहीं लगती है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरे प्रश्न का जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। और देखिए आप सभी क्लास को अपने मित्रों में ज़रूर शेयर किया करें और जो मित्र नए हैं चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को आप सभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आइए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है? ऑप्शन ए में दिया है विंध्य पर्वत श्रेणी, बी ऑप्शन में दिया है अरावली पर्वत श्रेणी, ऑप्शन सी में दिया है शिवालिक पर्वत श्रेणी और डी में दिया है अन्नामलाई पर्वत श्रेणी। देखिए हिमालय पर्वत के रूप में आपको जो पर्वत श्रेणियाँ देखने को मिलती हैं उनमें देखिए ट्रांस हिमालय है और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आपको काराकोरम पर्वत श्रेणी मिलेगी, लद्दाख पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है। उसके बाद देखिए बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी है जिसका विस्तार नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक है। फिर आपको लघु हिमालय पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है। उसके बाद जो है शिवालिक पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिलती है और यही शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है जो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तीसरे प्रश्न का जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगर आपसे पूछे कि सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है तो आपका उत्तर होगा अरावली पर्वत श्रेणी जो है सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। यहाँ नवीनतम पूछ रहा था इसलिए आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। और देखिए सबसे प्राचीनतम अभी हमने बताया कि सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी जो है अरावली पर्वत श्रेणी है। इसका विस्तार गुजरात के अहमदाबाद, पालनपुर से लेकर राजस्थान होते हुए दिल्ली तक जो है अरावली पर्वत का जो है विस्तार आपको देखने को मिलेगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 पर चलेंगे। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में? चलिए चौथे प्रश्न के लिए उत्तर करिए आप सभी कि सेवराय पहाड़ियाँ जो हैं कहाँ अवस्थित हैं। आपके ऑप्शन में आंध्र प्रदेश दिया है, कर्नाटक दिया है, केरल दिया है और तमिलनाडु दिया है। देखिए आप जब दक्षिण भारत में जाएंगे या दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में तो आप अक्सर देखेंगे आपको केरल मिलेगा, तमिलनाडु मिलेगा और केरल और तमिलनाडु की सीमा पर आपको नीलगिरी की पहाड़ी मिलेगी, कार्डमम हिल्स या इलायची की पहाड़ी मिलेगी, अन्नामलाई पहाड़ी मिलेगी
और ये देखिए ये सभी जो है केरल और तमिलनाडु की सीमा पर हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, नीलगिरी की पहाड़ी, कार्डमम हिल्स या इलायची की पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी जो है आपको केरल और तमिलनाडु की सीमा पर देखने को मिलेगी। लेकिन सेवराय पहाड़ी हो गया, पालनी पहाड़ी हो गया, ये पूरी तरह से जो है तमिलनाडु के क्षेत्रों में पाई जाती है। डी ऑप्शन आपका पूरी तरह से सही होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, हमने आपको बताया कि नीलगिरी की पहाड़ी, कार्डमम हिल्स या जिसे आप इलायची की पहाड़ी कहते हैं, और अन्नामलाई की श्रेणी, ये सभी आपको केरल और तमिलनाडु की सीमा पर देखने को मिलेंगी। लेकिन सेवराय पहाड़ियाँ हो गया और पालनी पहाड़ियाँ हो गया, ये आपको तमिलनाडु के क्षेत्र में पूरी तरह से पाई जाती हैं। डी ऑप्शन जो है आपका सही उत्तर होगा यहाँ पर। चलिए अगले सवाल पर चलेंगे। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन में नंदा देवी दिया है, कंचनजंगा दिया है, मकालू दिया है और माउंट एवरेस्ट दिया है। देखिए नंदा देवी चोटी की बात करें तो यह उत्तराखंड में है। इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। जबकि कंचनजंगा सिक्किम क्षेत्र में विस्तृत है। इसकी ऊंचाई जो है 8,598 मीटर है। और इसके बाद देखिए मकालू भी भारत में है, जिसकी ऊंचाई 8,463 किलोमीटर है। चलिए इसकी ऊंचाई 8,463 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। आपसे यहाँ पूछ रहा है कि भारत का जो है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। देखिए आपको उत्तर जो है ऑप्शन के अनुसार ही देना पड़ता है, इसलिए यहाँ जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले सवाल पर चलेंगे। और अभी देखिए कंचनजंगा की ऊंचाई हमने बताया कि 8,598 मीटर है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में? देखिए अभी आपने ध्यान दिया हो तो हमने आपको बताया कि गुजरात, राजस्थान होते हुए आपको दिल्ली तक कौन सी पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है, तो आपका उत्तर था अरावली पर्वत श्रेणी। और इसी अरावली पर्वत श्रेणी में दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में आपको और एक पहाड़ी देखने को मिलेगी, आबू हिल्स। इसी आबू पहाड़ी की चोटी आपको गुरु शिखर मिलेगी। और गुरु शिखर की जो ऊंचाई है 1722 मीटर है। पूछ रहा है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में अवस्थित है, तो यह जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। ए जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। गुजरात उत्तर नहीं होगा, मध्य प्रदेश भी नहीं होगा और महाराष्ट्र भी नहीं होगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 के क्रम में आगे बढ़ेंगे। भारत में अवस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान या फिर मानस राष्ट्रीय उद्यान? देखिए भारत में अवस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। वर्तमान में इसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। जबकि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है केरल राज्य में स्थित है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है असम राज्य में स्थित है। और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में भी शामिल किया गया है मानस राष्ट्रीय उद्यान को। 7वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अमेरिका में या फिर दक्षिणी अमेरिका में? चलिए उत्तर करिए आप सभी। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन में अफ्रीका दिया है,
ऑस्ट्रेलिया दिया है, उत्तरी अमेरिका दिया है और दक्षिणी अमेरिका दिया है। देखिए ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में जो है इसका विस्तार है। दोनों प्रांतों में जो है इसका विस्तार है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया व दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में। देखिए आपको यह भी बता दें कि ऑस्ट्रेलिया को जो है 6 प्रांतों में विभाजित किया गया है, जैसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड। इस प्रकार से जो है 6 प्रांतों में जो है इसे विभाजित किया गया है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वह पर्थ है। देखिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है पर्थ है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कैनबरा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। और अभी हमने बताया कि इसका विस्तार जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया व दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में जो है इसका विस्तार है। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ जो है दर्रा दिया है और दूसरी तरफ जो है उनसे संबंधित राज्य दिया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है नाथुला दर्रा, क्या अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? बी ऑप्शन में दिया है लिपुलेख दर्रा, क्या उत्तराखंड में स्थित है? सी ऑप्शन में दिया है रोहतांग दर्रा, क्या हिमाचल प्रदेश में है? और डी में दिया है पालघाट दर्रा, क्या केरल में है? देखिए पालघाट दर्रा जो है केरल में है, यह पूरी तरह से सही दिया हुआ है। रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है, यह भी आपका उत्तर पूरी तरह से सही दिया हुआ है। और लिपुलेख दर्रा देखिए उत्तराखंड में है। नीति माना और लिपुलेख ये सभी दर्रे जो हैं उत्तराखंड में हैं। तो देखिए ये तीनों ही हमारे उत्तर नहीं होंगे, क्योंकि आपको बताना है कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है। तो देखिए नाथुला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि यह जो है सिक्किम राज्य में है। इसलिए आपका यही जो है सही उत्तर हो जाएगा। 9वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नाथुला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि सिक्किम राज्य में है। और देखिए पालघाट दर्रा जो आपको दिख रहा है, यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि पालघाट दर्रा जो है किस पर्वत श्रेणी को जो है अलग करता है? तो देखिए पालघाट दर्रा जो है नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणी को जो है अलग करता है। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मोजाम्बिक जलधारा है प्रशांत महासागर की, हिंद महासागर की, अटलांटिक महासागर की, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए प्रश्न नंबर 10 के लिए आप सभी उत्तर करिए। मोजाम्बिक जलधारा जो है किस महासागर की यह जलधारा है? आपके ऑप्शन में प्रशांत महासागर दिया है, हिंद महासागर दिया है, अटलांटिक महासागर दिया है और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए मोजाम्बिक जलधारा जो है यह हिंद महासागर की जो है गर्म जलधारा है। बी ऑप्शन जो है आपका सही उत्तर होगा। देखिए हिंद महासागर की 2 जलधाराएं आपसे जब भी पूछेगा, एक तो मोजाम्बिक पूछेगा और दूसरी जो है अगुलहाज धारा। ये दोनों जो हैं हिंद महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। जबकि हिंद महासागर की ठंडी जलधाराओं की बात करें तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा जो है यह हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है। प्रशांत महासागर उत्तर नहीं होगा, अटलांटिक भी नहीं होगा और डी भी उत्तर आपका नहीं होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर। मोजाम्बिक जलधारा जो है हिंद महासागर की यह एक गर्म जलधारा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आगे चलेंगे। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या फिर प्रायद्वीपीय पठार?
देखिए आरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के बीच जो है कौन सा पठार स्थित है, तो आपका सही उत्तर होगा मालवा का पठार। इसका विस्तार देखिए राजस्थान और मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा, जबकि छोटा नागपुर का जो पठार है यह आपको झारखंड में मिलेगा। और दक्कन का जो पठार है इसका विस्तार आपको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक का जो क्षेत्र है वहाँ इसका विस्तार जो है देखने को मिलेगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मालवा का पठार। 12वें प्रश्न पर आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन में हिंद महासागर दिया है, अरब सागर दिया है, बंगाल की खाड़ी दिया है और डी में प्रशांत महासागर दिया है। आप सभी को उत्तर करना है कि लक्षद्वीप की स्थिति कहाँ है। देखिए आपको यहाँ अरब सागर देखने को मिलेगा, यहाँ बंगाल की खाड़ी और यहाँ हिंद महासागर। आपको बताना है कि लक्षद्वीप की स्थिति कहाँ है। तो देखिए लक्षद्वीप की स्थिति कहाँ है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर। 12वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलेंगे। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? मेघना नाम से, पद्मा नाम से, भागीरथी नाम से या फिर महागंगा नदी के नाम से? देखिए आपको बता दें कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है पद्मा के नाम से। बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। और आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी को जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और जमुना और पद्मा नदी जहाँ मिलती है ग्वालंदों के समीप, ये दोनों नदियाँ मिलती हैं और वहाँ पर इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। और मेघना नाम से ही यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है पद्मा के नाम से। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं है? चलिए आपको बताना है कि इनमें से कौन अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं है। ऑप्शन में अगुलहास जलधारा दिया है, लेब्राडोर जलधारा दिया है, फ्लोरिडा जलधारा दिया है और डी में जो है कनारी जलधारा दिया है। आप सभी को उत्तर करना है कि इनमें से जो है अटलांटिक महासागर की जलधारा कौन सी नहीं है। तो देखिए अगर आपने ध्यान दिया हो, अभी हमने बात की कि मोजाम्बिक और अगुलहास जलधारा जो है यह हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। और देखिए यहीं आपसे पूछ रहा है कि कौन अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं है। तो देखिए अगुलहास जलधारा जो है यह अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 14 का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और लेब्राडोर जलधारा की बात करें तो यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। फ्लोरिडा जलधारा जो है अटलांटिक महासागर की यह गर्म जलधारा है। और कनारी भी जो है अटलांटिक महासागर की यह ठंडी जलधारा है। तो ये तीनों जलधाराएं जो हैं अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। लेब्राडोर अभी हमने बताया कि यह ठंडी जलधारा है अटलांटिक महासागर की। और फ्लोरिडा जो है यह अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। और कनारी जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। चलिए यहाँ आपको बताना था कि अटलांटिक महासागर की जलधारा कौन सी नहीं है, तो आपका उत्तर होगा अगुलहास जलधारा जो है यह हिंद महासागर की जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलेंगे। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। क्या कर्क रेखा के उत्तर में, बी में दिया है मकर रेखा के दक्षिण में, सी ऑप्शन में दिया है भूमध्य रेखा के उत्तर में और डी में दिया है भूमध्य रेखा के दक्षिण में। वैसे यह प्रश्न जो है आपके 69,000 शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न था। चलिए यहाँ उत्तर करिए आप सभी। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी जो है कहाँ स्थित है? क्या कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में या फिर भूमध्य रेखा के दक्षिण में? तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, यह स्थित है भूमध्य रेखा के उत्तर में। सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा।
और आज का यह अंतिम क्वेश्चन था। सेशन कैसा रहा आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो मित्र चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को आप अपने मित्रों में भी शेयर ज़रूर किया करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।